Hello everyone, welcome to Tarun IAS. This is your host and host Shivam Shukla. So we are back with our new initiative from the 3rd July onwards, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स क्विज एमसीक्यूज फॉर द डे. ठीक है, और इसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव चल ही रहा था, टॉप 75 इश्यूज इन न्यूज़, जो मेंस पर्सपेक्टिव से चल रहा है. वो 10 बजे लाइव होगा, ये 11 बजे, एंड 1:30 पे आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा द हिंदू का. और इसके अलावा एक शाम को एक आपके पास वीडियो आएगा जिसमें एक करंट इशू पे बहुत डिटेल्ड चर्चा रहेगी जो अभी ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है, तो कीप फॉलोइंग अस फॉर दीज इनिशिएटिव्स. और सबके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, तरुण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे लाइव मिल जाएंगे, जो कि ये है टेलीग्राम चैनल तरुण आईएएस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी. तो वोल्केनिक जो वोल्केनो आता है उसको मॉनिटर हम कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है. 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, देखिए आप. GPS is used to measure centimeter scale movements on the surface of volcanoes, indicating the presence of underlying pressure. मतलब जो सेंटीमीटर स्केल मूवमेंट्स होते हैं वोल्केनो के सरफेस पे, उसको मेजर करता है GPS, और इससे हम उसमें कितना प्रेशर है सरफेस पे उसको मेजर करते हैं. ठीक है, तो एक तो मॉनिटरिंग करने का ये तरीका हो गया, ये एक स्टेटमेंट है. सेकंड इज टिल्ट मीटर्स डिटेक्ट चेंजेस इन द स्लोप ऑफ अ वोल्केनो. ठीक है, जो भी हाइट जा रही है, स्लोप है वोल्केनो की, मतलब एंगल. ठीक है, ये एंगल इसको स्लोप बोलते हैं. तो स्लोप ऑफ अ वोल्केनो में चेंजेस देखता है कि कितना स्लोप चेंज हो रहा है, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू मैग्मा मूवमेंट एंड वोल्केनिक ब्रीदिंग. वोल्केनो भी ब्रीद करता है. ठीक है, तो मैग्मा किस तरह से मूव करेगा उससे डिटेक्ट किया जाता है थ्रू टिल्ट मीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सिस्मोग्राफ्स आर एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट ट्रेमर्स caused by the magma movement below the surface of volcanoes. यानी सरफेस के अंदर जो भी वोल्केनो का सरफेस है उसके अंदर जो भी मैग्मा मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो भी ट्रेमर्स आ रहे हैं, यानी शेकिंग्स आ रही है अर्थ क्रस्ट में, उसको डिटेक्ट करता है आपका सिस्मोग्राफ. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया. फोर्थ इज इंफ्रारेड कैमराज कैप्चर हीट एमिशंस फ्रॉम वोल्केनोज हेल्पिंग आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी. मतलब इंफ्रारेड कैमराज हीट मूवमेंट को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और इससे आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ गई है. ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 3. दीज आर द 3 करेक्ट स्टेटमेंट. इंफ्रारेड वाला इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो आंसर इसका हो गया आपका सी. आइए देखते हैं क्यों फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए. ये है आपका टिल्ट मीटर. ठीक है, और GPS इसका यूज कर रहे हैं आप मैग्मा की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए. तो एक्सप्लेनेशन में करेक्ट आंसर इज सी. वोल्केनिक एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहले सरफेस मूवमेंट मेजर कर रहा है GPS. ठीक है, टिल्ट मीटर डिटेक्ट कर रहा है चेंजेस इन द स्लोप. ठीक है, जो मैग्मा के मूवमेंट में हमें इनसाइट्स देता है. सिस्मोग्राफ कैप्चर्स द ट्रेमर्स caused by the magma movement, जैसा कि हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट में. नेक्स्ट इज however infrared cameras are not typically used for monitoring volcano activity. ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा का यूज नहीं हो सकता क्योंकि वहां इतनी हीट होती है कि हीट मूवमेंट डिटेक्ट कैसे कर पाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो आंसर इज सी. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जो अभी चर्चा में चल रहा है. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ICC is located in The Hague and serves as the court of last resort for prosecuting genocide, war crimes and crimes against humanity. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको देखना है, सीधा सीधा दिख रहा है. अगर आपको इसका लोकेशन मालूम है तो आपके लिए पता चल जाएगा कि ये सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज द ICC was established as the first permanent international criminal court. फर्स्ट है क्या ये? थ्रू अ ट्रीटी, रोम स्टैट्यूट, टू कॉम्बैट इम्प्यूनिटी फॉर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स. ठीक है, रोम स्टैट्यूट के तहत बना है, पहला तो ये बोल रहा है, और दूसरा फर्स्ट एंड परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो क्या नाम है, इम्प्यूनिटी फॉर सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स डिटेक्ट करता है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. नेक्स्ट इज ICC's फंडिंग प्राइमरीली कम्स फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड अदर एंटिटीज. ठीक है, तो इसकी फंडिंग बहुत सारी एंटिटीज से आती है, ये लिख रहा है इसमें. ठीक है, क्योंकि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए.
नेक्स्ट इज आईसीसी हैज यूनिवर्सल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है इसके जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, अलाउइंग इट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट क्राइम्स कमिटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या आईसीसी हर जगह बाइंडिंग है इसका जो जजमेंट है और हर जगह इसका ज्यूरिसडिक्शन वैलिड है? तो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो इसके मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं क्यों। ये आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है, ये इसकी बिल्डिंग है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड इन द हेग एंड सर्व्स एज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज द फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट थ्रू द रोम स्टैट्यूट ऑफ 2002, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आईसीसी, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया, 1 भी करेक्ट हो गया। थर्ड इज ICC's funding primarily comes from voluntary contribution. However, ICC does not have universal territorial jurisdiction. Universally applicable नहीं है and can only investigate and prosecute crimes within the member state. जो इसके members हैं केवल वहीं, ठीक है, and crimes committed by nationals of member states and crime referred to the court by the UN Security Council. अगर कोई UNSC है, अगर वहाँ से कोई केस आता है तो उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। इसके अलावा जो मेंबर कंट्रीज हैं या मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए ही कर सकता है। तो स्टेटमेंट अबाउट ICC हैविंग यूनिवर्सल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1 is India joined the mineral security partnership with the US, France and UK, which can help establish a trilateral strategic partnership for a reliable lithium supply chain, ठीक है। लिथियम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, लिथियम एज अ रिसोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो इंडिया joined the military security partnership with the US, France and UK, which can help establish a trilateral strategic partnership for a reliable lithium supply chain. The statement looks good, ठीक है, पहले आप पढ़ो इसको। Next is India has significant lithium reserves in Jammu and Kashmir, that is Salal, Haimana area, Rajasthan, Rewant Hill and Karnataka, Mandya district, ठीक है। ये अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इज द कंट्री विद द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स आर चिली, ऑस्ट्रिया एंड बोलीविया, ठीक है। तो लिथियम ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, चिली, बोलीविया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो एक तो ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज चिली, बोलीविया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वहां पे अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया का गलत हो गया, नहीं तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, राइट। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ 1 and 2। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जैसा मैं बता रहा था, मैप आप देख सकते हैं, लिथियम ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो आपने एलिमिनेट कर दिया। और इसके अलावा इंडियाज मेंबरशिप इन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टेटमेंट 1 provides the opportunity to establish trilateral strategic partnership and secure a reliable lithium chain. तो statement 1 is correct. Next is India also has substantial lithium reserves in Jammu Kashmir, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान एंड कर्नाटका, तो statement 2 is correct, which contributes to its lithium resources. Next is the country with the largest lithium reserves are Chile, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसकी जगह है अर्जेंटीना, ठीक है, ये रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट इज एंड बोलीविया, तो कलेक्टिवली नॉन एज लिथियम ट्राइंगल। या ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि व्हाट इज लिथियम ट्राइंगल, ठीक है, आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन बेस्ड। नेक्स्ट इज बोथ, दैट्स व्हाई बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट एंड थर्ड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अर्जेंटीना आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एंड स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। व्हाट इज दिस इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ठीक है, ये अभी चर्चा में रहा था, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डे पे इसकी चर्चा हुई थी। तो व्हाट इज दिस, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। NIF यानी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल, अलायंस विद द ग्लोबल SDG इंडिकेटर्स, व्हाइल SIF स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क इज डेवलप्ड एट द स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल। लुक्स गुड, सिंपल स्टेटमेंट है, स्टेट वाला स्टेट के लिए है, नेशनल वाला नेशनल के लिए, तो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। नेक्स्ट इज NIF focuses on tracking the progress of SDGs at the national level, while SIF focuses on the specific indicator relevant to each state and union territory,
ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है दोनों ही, दोनों का ही रेलेवेंस साफ साफ दिख रहा है कि भाई स्टेट का स्टेट से है, तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये इजी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आप एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पहले तो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है क्या, इज अ सेट ऑफ नेशनल इंडिकेटर्स विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDGs, ठीक है, और इट प्लेज क्रूशियल रोल इन मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SDGs इन इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि इट इज डेवलप्ड एट द नेशनल लेवल टू अलाइन विद द ग्लोबल SDG इंडिकेटर्स, और SIF यूनिट टेरिटरी और स्टेट के लेवल पे लोकल प्रायोरिटीज को केटर करता है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? क्योंकि फोकस ऑफ NIF इज ऑन द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द SDGs एट द नेशनल लेवल, और SIF का लेवल क्या है? स्टेट लेवल, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे उसको ये टेक केयर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइनल लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स डे। अभी 1 तारीख को मनाया गया था स्टैटिस्टिक्स डे के 29 जून को बनाया गया था, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डे इज टू ऑनर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस एंड प्रमोट अवेयरनेस अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस फील्ड्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो फेमस स्टैटिस्टिशियन थे PC महालनोबिस, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनका बर्थ डेट है ये, ठीक है, और उसी की याद में ये मनाया जाता है। और प्रमोट मतलब स्टैटिस्टिक्स के मामले में फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक बोलते हैं इनको, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है इसकी ऑब्जेक्टिव बनाने की। नेक्स्ट, इट एम्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री स्टडीज कंडक्टेड बाय द PC महालनोबिस इन इंडिया। तो अब यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है कि भाई एंथ्रोपोमेट्री पे क्यों इसका वो जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का नाम है, तो द क्वेश्चन शुड बी रिगार्डिंग स्टेटमेंट शुड बी रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसका आंसर हो गया आपका A, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार, ये रहा। स्टैटिस्टिक्स डे is annually celebrated, serves important 2 purposes. Number 1 is statistics day को ऑनर करना PC महालनोबिस के कंट्रीब्यूशन को, जो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स माना जाता है, ठीक है। दिस इज द 17th नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। एंड इट एम्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉट एंथ्रोपोमेट्री इन वेरियस फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई। ऑल्दो PC महालनोबिस मेड pioneering studies in anthropometry in India, statistics day does not specifically focus on highlighting his work in this area, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स डे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहता है, ना कि एंथ्रोपोमेट्री के बारे में, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोमेट्री के केस में भी रहा है, ठीक है। और इस बार की थीम देख लीजिए, जो 29 ऑफ जून को बनाया गया था ये स्टैटिस्टिक्स डे, और इसकी इस बार की थीम थी 2023 की अलाइनमेंट ऑफ द स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। NIF और SIF की जो बात की थी कि अलाइनमेंट करना है, इस साल थीम यही रही है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इस थीम पे मैंने आपके लिए लिए हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, एक बार और देख लेते हैं। दिस पर्टिकुलर infographic says scientist and applied statistician was born on this day in 1893, father of Indian statistics, ठीक है। He devised the Mahalanobis distance, a very useful statistical measure of comparison between the 2 data sets, मतलब 2 data sets हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना है, अगर उनके बीच में कंपैरिजन करना है तो उसके एक डिस्टेंस, एक स्टैटिस्टिक्स इन्होंने निकाला डेटा सेट को कंपेयर करने के लिए, डिवाइज्ड महालनोबिस डिस्टेंस, तो इनके लिए ये इनका कंट्रीब्यूशन के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज, इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ही एस्टैब्लिश द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता एंड सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन उनको ही, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। एंड ही वाज अपॉइंटेड एज ऑनररी स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। उनके जो प्लान्स थे वो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इनके कंट्रीब्यूशन थे सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। ही वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1968, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1942 में, एंड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी भी इनको अवार्ड मिला था। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विजेस।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तरुणाइज चैनल एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर सच इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। और आप कमेंट सेक्शन में बताओ ये आपको इनिशिएटिव कैसा लगा, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहिए और बाकी के इनिशिएटिव्स को भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।